हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से, जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इसको एनहांस करने के लिए एक नई हाई कैपेसिटी फॉर्जिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी, जिससे एडवांस मशीनरी जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गए, आइसोथर्मल फोर्जिंग प्रोसेस हो गए, इनसे इक्विप किया जाएगा। जहां पर जो क्रिटिकल हैवी फोर्जिंग्स हैं उनको बनाया जाएगा, जो कि एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये जो प्रपोज फैसिलिटी है, इसका मुख्य फोकस होगा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जैसे कि डिस्क हो गई, ब्रिस्क हो गई, शैफ्ट हो गए जो कि एरो इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कहेड्स हो गए, या फिर लैंडिंग गियर पार्ट्स जो हो गए, उनके निर्माण में ये फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। और ऐसे में ये जो कॉम्प्लेक्स शेप हैं और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स हैं, इनको यहाँ पर मुख्यतः बनाया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोग्राम को लेकर किस हद तक गंभीर है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है, इसको ऑलरेडी इशू कर दिया है, जहाँ पर जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, इनकी बात की गई है। और जो सेलेक्टेड कंसल्टेंट होगा, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि जो प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे, जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट एस्टिमेट और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, इसके बारे में बातचीत करी जाएगी। और इसके अलावा उन्हें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पोटेंशियल सप्लायर और पार्टनर कौन होगा इस प्रोग्राम से जुड़ा, जो कि इस काम को आसान बनाने में अपनी मदद को प्रदान करेगा। एचएएल का प्रयास यही है कि जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, उन्हें अधिक से अधिक भारत में बनाया जाए, ताकि सही मायने में एरोस्पेस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता है वो हमें मिल सके। और इसके लिए एचएएल बाकायदा कमर कस चुकी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के सुखोई 30 MKI को लेकर आ रही है। दोस्तों, चाइना का जो जुलाई एयर शो था, उस दौरान चाइना के द्वारा एक के बाद एक जो बड़े डेवलपमेंट हैं, ये प्रदर्शित किए गए। और उसमें सबसे उल्लेखनीय था चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी जो है, इसके लिए विकसित किया गया J-15D, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, और उसको शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये चाइना के उस फोकस को प्रदर्शित करता है जहां पर चाइना एक कैरियर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की तलाश में था, जो कि मल्टी रोल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सके। और एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि J-15T के बाद जो J-15D है, ये चाइना की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि J-15D के इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि चाइना का जो कमिटमेंट था अमेरिकी नौसेना के EATG ग्राउलर की बराबरी करना, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर अब पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चाइना अपने Su-30 प्लेटफॉर्म को एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकता है, तो ये काम भारत ने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत ऑलरेडी Su-30 MKI में जो मॉडर्नाइजेशन है वो करने के लिए जाना जाता है, अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा कभी ये चीज़ सोची नहीं गई। इंडियन एयरफोर्स ने पहले भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट हैं Su-30 MKI के, इसके इंपॉर्टेंस को समझा है, और इस पर बातचीत भी हुई है। और आपको बता दें कि जो डिस्कशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन डिस्कशंस का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, और जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना के इस डेवलपमेंट के बाद भारतीय वायुसेना की आंखें खुल चुकी हैं, और भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम Su-30 MKI का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट बना देते हैं, तो इसके बहुत सारे जो हमें एडवांटेजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो स्ट्राइक फॉर्मेशन है, उनको ये जैमिंग सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में जो सर्वाइबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। और अगर हम इसे स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप करते हैं, तो ये एडवर्सरी के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने की जो क्षमता है उसको भी प्राप्त कर लेगा, जो कि गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर आ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने एक अपडेट के बारे में सुना होगा, जहां पर फ्रेंच मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट से भारत का नाम जोड़कर देखा जा रहा है। और बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई 14 एयरक्राफ्ट की एक और बड़ी डील भारत मिराज 2000 की साइन कर सकता है। आइए पहले इस पूरे मामले को जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल हाल ही में फ्रांस ने ये अनाउंस किया कि वो यूक्रेनियन डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने जो 3 मिराज 2000-5F एयरक्राफ्ट हैं, इन्हें यूक्रेन भेजेंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट होंगे, ये फ्रांस की उस कमिटमेंट का हिस्सा है जहां पर 6 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है उनको भेजे जाने की बात करी गई थी, जो कि इस समय यूक्रेन के जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ के एयरफील्ड में डिप्लॉय किए जाएंगे।
मिराज 2000-5F की बात करें तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे एयर सुपियोरिटी और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये यूक्रेन की फ्लीट में आने के बाद यूक्रेन की ताकत को निसंदेह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि फ्रांस इस समय यूक्रेन को धीरे-धीरे जो अपना जो सपोर्ट है, वो बढ़ाता जा रहा है। लेकिन फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली ये डिसाइड किया गया था कि वो अपने 20 की संख्या में जो पुराने मिराज 2000-5 है, इनको अपग्रेड करेंगे नए स्टैंडर्ड में। हालाँकि 6 जो है यूक्रेन को सप्लाई किए जाएँगे और माना जा रहा था पहले कि 20 के 20 एयरक्राफ्ट सप्लाई किए जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 जो है वो अनमॉडिफाइड यूनिट्स हैं और वो फ्रेंच इन्वेंट्री में बनी रहेंगी। और इसके बाद अब यहाँ पर जो भारत के लिए चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। दरअसल भारत जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेटर है मिराज 2000 फाइटर का, वो इस समय ऑलरेडी कतर जैसे देशों के साथ एंगेज है, जहाँ पर 12 की संख्या में मिराज 2000-5 जो है वो खरीदने की बात चल रही है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्रांस की इन्वेंट्री में जो एयरक्राफ्ट पड़े हैं, ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर भारत अपने मिराज 2000 के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंफर्म नहीं है कि फ्रांस बेचेगा भी या नहीं, लेकिन भारत के संदर्भ में इसको जोड़कर देखा जा रहा है और अगर भारत को ज़रूरत महसूस हुई तो भारत इसको लेकर के फ्रांस के साथ बातचीत भी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि डील फाइनलाइज़ होने वाली है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है, जिसको हम आईएमआरएच के नाम से क्रमशः जानेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंफर्म कर दिया है कि जो पहला आईएमआरएच हेलीकॉप्टर है, जो कि 13 टन वजनी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने वाला है, इसको 2027 में डेब्यू करवाया जाएगा। यानी इसके जो रोल आउट है वो 2027 में प्लान किए गए हैं। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक वर्सेटाइल इंडिजिनस अल्टरनेटिव होने वाला है फॉरेन रोटरक्राफ्ट की तुलना में, जो कि भारत में स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। इसकी यूनिक जो स्पेसिफिकेशन है, ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होंगी। अब अगर हम बात करें एरो इंडिया 2023 की, तो उसमें इसको अनवील किया गया था और आईएमआरएस की जो डिज़ाइन है उसके बाद से लगातार रिफाइनमेंट को प्राप्त कर रही है और सेफ्टी और परफॉर्मेंस वाइज ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती जा रही है। अब अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत सारे डिज़ाइन इंप्रूवमेंट्स की बात की गई है। हालांकि एरो इंडिया 2025 में इसकी जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी मेजर्स हैं और एरोडायनेमिक इंप्रूवमेंट्स हैं वो इस पे करी गई हैं ताकि ये हेलीकॉप्टर अच्छे से परफॉर्म कर सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एम ये कर रही है कि इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ताकि न सिर्फ भारत की सेना के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाए, बल्कि जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी लगातार बनी रहें। इसके पहले आपको याद होगा कि जो डीबीएमआरएच है, इसको लेकर अपडेट सामने आई थी, जहाँ पर डीबीएमआरएच के जो 2 अलग-अलग वेरिएंट है, इनको बनाए जाने की जो बातचीत है, वो हुई थी। अब इसके अलावा जो इंजन क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस है, उसको प्राप्त करने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं, जहाँ पर सैफ्रॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जो कोलैबोरेशन है, वो फॉर्म हुआ है, जिसको हम सैफाल के नाम से जानते हैं। और ये सैफाल इंजन हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो बेसिकली जो इंजन है इनका निर्माण करने वाला है, जो कि आईएमआरएच को पावर करेंगे। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है, इसको पूरी तरीके से भारत में सुरक्षित रखने की बात भी की गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।